हेलो प्यारे साथियों, विमलिस कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। यदि आप भी जो है कि सीटेट 2026 मैथ पेपर फर्स्ट में 30 प्रश्नों में आप 15 नंबर अपने पक्के करने चाहते हैं, तो इस क्लास को जरूर देखिएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर इस क्लास को आपने देखा, तो आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा कि ये जो मैथ में 30 में 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये कहाँ से आते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब हमने 2011 से लेकर के 2024 तक के पेपर को एनालिसिस किया सीटेट के पेपर फर्स्ट को, तो जब हमने गणित के प्रश्नों को देखा, तो हमने देखा कि ये जो 15 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो आज आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे और जो आपको ट्रिक्स बताएंगे, कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो बार बार जो क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में हर बार 10 साल के पेपर में यहीं से पूछे गए हैं। आज आपको पता चलने वाला है कहाँ से प्रश्न आएंगे। तो अगर आप कंप्लीटली क्लास को देखते हैं, तो 15 नंबर आपकी इस क्लास से फिक्स हो जाएंगे। अगर आप सीटेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 8 फरवरी को आपका पेपर है, दिन रविवार को, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है मैथ की। और पेपर देने से पहले इस क्लास को आप जरूर देख करके जाइएगा। अगर ये क्लास आपको मिल गई है, तो समझ लीजिए आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कहाँ कहाँ से आएगा। पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे बताते हैं पेडागोजी में इन 3 वैज्ञानिकों को आप सिद्धांतों को आपको पढ़ के जानना है, जिससे आपके 3 से 4 प्रश्न पक्के होंगे। हर बार इन्हीं तीनों मनोवैज्ञानिकों से, मैथमेटिशियन से जो है प्रश्न आते हैं। कौन कौन से पहले आपको देखते हैं। जैसे वेन हीलियो को आपको पढ़ना होगा। वेन हीलियो के बाद डिन्स ब्लॉक। डिन्स ब्लॉक आप पेपर खुद उठा करके देखिएगा सीटेट का, डिन्स ब्लॉक से क्वेश्चन आता है कि नहीं, वेन हीलियो को पूछा गया है कि नहीं। इसके बाद यनसेफ 2005 से क्वेश्चन आता है। गणित की प्रकृति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि गणित की प्रकृति बताइए। इसके बाद आपको जो ये बार बार पूछे जाने वाले सांख्यिकी प्रश्न है, जिसमें स्थानीय मान और अंकित मान बहुत ही फेवरेट है सीटेट का, हर बार क्वेश्चन आता है। सब कुछ बताएंगे, ऐसा नहीं बस आपको दिखा रहे हैं कि बस सब दिखा करके हम चले जाएंगे। सब कुछ इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, और इसी क्लास से आपके जो है 15 नंबर अप्रोक्स फिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, गुणनखंडों की संख्या का बड़ा ही सीटेट का फेवरेट है। इसको हम तरीका बताएंगे, आपका कभी नहीं गलत होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा समय और ट्रेन, ये भी सीटेट का फेवरेट है। अभी देखिए एक प्रश्न यहाँ पे, ये दूसरा प्रश्न, और ये तीसरा प्रश्न। 3 प्रश्न यहाँ से हो गए, और 3 प्रश्न हमने वहां से आपको दिखाया। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग आगे देखते हैं, पैटर्न से आकृतियां और क्षेत्रफल से भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे इसमें आपको आयत का परिमाप और वर्ग, दो चीजें आपको पढ़नी होंगी, क्षेत्रफल और परिमाप, इसका सब कुछ बताएंगे, परेशान नहीं होना। और सबसे बड़ी चीज है महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री टीएलएम के बारे में। आप जब गणित का पेपर सॉल्व करते होंगे सीटेट का, आप खुद देखा करिए कि सर इसमें अबेकस, जियोबोर्ड, ग्राफ पेपर, डॉट पेपर का जिक्र करता है कि नहीं, लेकिन आप समझ नहीं पाते ये सब होता क्या है। सब कुछ बताएंगे इस क्लास में। क्लास छोड़ करके मत जाइएगा, क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है ये। ठीक है, वेन हिले, वेन हिले को पढ़ते हैं। वेन हिले का ज्यामितीय चिंतन, वेन हिले का ज्यामितीय चिंतन जो है इन्होंने किया। ज्यामितीय चिंतन में इन्होंने क्या देखा कि इसमें पूछा जाता है कि बच्चा किस स्तर पर है। इसमें प्रश्न क्या पूछा जाता है, जो है बच्चा किस स्तर पर। वेन हिली जो है एक मैथमेटिशियन है, इनका नाम दे देगा और पूछेगा कि बच्चा जैसे किस स्तर पे है, प्रश्न पूछता है। जो आपसे एग्जाम में पूछेगा उसको ही सिर्फ हम बता देते हैं। लेवल 0, यानी इसको बोला जाता है स्तर 0। यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, लेवल 0 क्या है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है विजुअलाइजेशन। यानी सबसे पहले समझ लेते हैं, जैसे इसमें बच्चा दिखावट के आधार पर आकृतियों को पहचानता है। जैसे समोसा देखकर त्रिभुज कहना। यानी इसमें बच्चा होता क्या है, यहाँ पे वेन हिली ने कहा, वेन हिली का ज्यामितीय चिंतन का जो स्तर 0 है, स्तर 0 है, विजुअलाइजेशन जो है, ये बताता है कि बच्चा जो है, इन्होंने कहा जो छोटा बालक होता है, वस्तुओं को देख करके, वस्तुओं को दिखावट के आधार पे, यानी आकृतियों को देखने के आधार पे पहचानता है। जैसे मान लीजिए वो बाजार में गया, उसने समोसे खाए, तो उसने उसका क्या नाम दे दिया, त्रिभुज दे दिया। जब उससे आप पूछेंगे बच्चे से कि ये बताओ आप, ये और ये, इसमें क्या अंतर है। ठीक है, इसमें क्या अंतर है, तो बच्चा क्या कहेगा, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 को भुजा इसमें होती है, 4 को भुजा इसमें होती है। आपने बच्चे को 2 आकृति दी, एक वर्ग दिया, एक आयत दिया। आपने पूछा वर्ग और आयत में क्या अंतर है, तो उसने कहा कि 4 भुजा इसमें भी होती है, 4 भुजा इसमें भी होती है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे दिखावट के आधार पे, देखने के आधार पे जो है
देखने के आधार पे वस्तुओं को पहचानते हैं, उसके गुणों के आधार पे वो नहीं पहचानता है, उसके गुण क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। उस बालक को ये नहीं पता होता है, बच्चे को ये नहीं पता होता है कि ये वर्ग है, ये आयत है। ऐसा क्यों? वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है, इसके आमने-सामने की भुजा बराबर होती है। तो बस वो देखने के आधार पे वस्तुओं को पहचानता है, आकृतियों की पहचान करता है। ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, व्हेन हीली ने जो है ज्यामिति चिंतन किया, ज्यामिति एनालिसिस किया, जिसमें उन्होंने लेवल 0 पे विजुअलाइजेशन बताया, जिसमें बच्चा केवल देखने के आधार पे आकृतियों को, जैसे त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, चतुर्भुज हो गया, बस इसको देखने के आधार पे जो है पहचानता है। ठीक है? तो ये इन्होंने बताया था फर्स्ट, तो आप इसको जानते रहिएगा, इनको जान गए होंगे। इसके बाद देखिए डीन्स ब्लॉक से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा बहुत तो आपको पता होना ही चाहिए कि डीन्स ब्लॉक क्या होता है। डीन्स ब्लॉक मतलब इनका उपयोग स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, जोड़ और घटाव सिखाने के लिए होता है। यानी जो डीन्स ब्लॉक का प्रयोग होता है बच्चों में, बालकों में जो है, छोटे-छोटे बालकों के लिए जो है स्थानीय मान की अवधारणा सिखाने के लिए, स्थानीय मान सिखाने के लिए, जोड़ सिखाने के लिए, घटाव सिखाने के लिए होता है। तो याद रखिएगा डीन्स ब्लॉक का प्रयोग कहाँ होता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चों को स्थानीय मान, जोड़ और घटाना सिखाने के लिए होता है। पता हो गया? भूलेंगे नहीं ना डीन्स ब्लॉक? हाँ सर, नहीं भूलेंगे। स्थानीय मान, जोड़, घटाना सिखाने के लिए जो है डीन्स ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। यहाँ पे देखिएगा एनसीएफ 2005 गणित का मुख्य उद्देश्य बच्चे के गणितीयकरण, यानी एनसीएफ 2005 क्या कहता है? एनसीएफ 2005 का उद्देश्य गणितीयकरण क्या है? गणितीयकरण मतलब मैथमेटाइजेशन, मतलब की क्षमता विकसित करना, न कि सिर्फ सवाल हल करना। यानी सिंपल सी बात है कि एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को सिर्फ गणित के सवाल हल कराना नहीं चाहिए, बल्कि उनके अंदर गणितीयकरण, मैथमेटाइजेशन की क्षमता विकसित करनी चाहिए। तो याद रखिएगा एनसीएफ 2005 क्या कहता है मैथ में? गणितीयकरण। तो ये वर्ड याद रखिएगा, गणितीयकरण की क्षमता विकसित करना पूछा जाता है। डीन्स ब्लॉक याद है? हाँ सर याद है। स्थानीय मान, जोड़ या घटाना, याद हो गया? ये याद हो गया एनसीएफ 2005? हाँ सर याद हो गया। यहाँ पे देखिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है गणित की प्रकृति क्या है, और ऑप्शंस में ये सब दिए रहते हैं। तो याद रखिएगा जो गणित की प्रकृति होती है वो तार्किक होती है, लॉजिकल होती है, पदानुक्रमित होती है, और प्रतीकात्मक होता है। ठीक है? ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ये सब वर्ड आपके तार्किक हो गया, पदानुक्रमिक हो गया और प्रतीकात्मक, ये तीनों वर्ड नोट कर लीजिए भाई, नोट करिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं हर बार सीटेट में, ये प्रश्न पूछे गए यहाँ से। चलिए सीधे आगे चलते हैं। बार बार पूछे जाने वाले सांख्यिकीय प्रश्न, जो आपके प्रश्न हर बार सीटेट एग्जाम में आए हैं, यहाँ से आए हैं। स्थानीय मान और अंकित मान। अंकित मान को ही कहा जाता है जातीय मान। भूलेंगे नहीं ना? नहीं सर, भूलना नहीं है आपको। जातीय मान, ठीक है? स्थानीय मान, अंकित मान या जातीय मान। स्थानीय मान को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू, अंकित मान को फेस वैल्यू। ये अंकित मान और ये आपके जातीय मान दोनों एक ही हैं। ठीक है? जैसे प्रश्न क्या पूछता है, एक प्रश्न देख लेते हैं। जैसे यहाँ दे देगा 56,431 में 6 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या है? अब आप कहेंगे सर इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे? तो हम आपको बता दे रहे हैं स्थानीय मान क्या होता है, अंकित मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है। इससे पहले की क्लास में हमने आपको प्रैक्टिस कराया इस तरह के क्वेश्चन। ट्रिक क्या है? जैसे आपको स्थानीय मान स्थान बदलता है, और स्थानीय मान क्या बदलता है? स्थान बदलता है। तो बचपन में भी आप सीखे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे इसमें 6 का स्थानीय मान निकालना, तो 6 लिख लेते हैं, गुणे देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इसमें 1000 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6000 हो जाएगा। तो जो स्थानीय मान होता है, वो स्थान बदलता है। ठीक है? जो अंकित मान होता है वही रहता है। जैसे ऐसे समझ लीजिए, ये सब क्या ये लिखा गया है, खैर हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे जिसका स्थानीय मान पूछा जाएगा, तो स्थानीय मान आप ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। जैसे 6 का पूछा गया, निकाल लिए। अब यहीं पे 3 का पूछता जाता तो 3 गुणे इकाई, दहाई, 10 का गुणा कर लेते, 30 होता। लेकिन अगर आपसे प्रश्न में अंकित मान या जातीय मान पूछे, तो जिसका अंकित मान या जातीय मान पूछे वही होता है। जैसे हम आपसे पूछ दें इसमें, 1 का जातीय मान क्या होगा? 1। 1 का अंकित मान क्या होगा? 1।
आप बताइए 5 का अंकित मान क्या होगा? 5 ही होगा। 5 का जाति मान क्या होगा? 5। तो जिसका पूछा जाएगा वही होता है। जैसे इस प्रश्न में अंकित मान वही रहता है। जैसे 6 का पूछा गया है तो 6 का स्थानीय मान यहाँ पे 6000 हो गया और 6 का हमसे क्या पूछा है? 6 का हमसे अंकित मान पूछ रहा है तो अंकित मान 6 होगा। समझ में आ गया होगा स्थानीय मान, जाति मान और अंकित मान। हाँ सर आ गया। गलत नहीं होना चाहिए प्रश्न में, एग्जाम में आपका प्रश्न। ठीक है? चलिए एक प्रश्न आपका इससे फिक्स था। अब इसको आपको सिखाता हूं ये गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स। प्रश्न दे देगा ऐसे 105 के कुल कितने गुणनखंड हैं, 4 ऑप्शंस आपके दे देंगे। तो आप सीख लीजिए कैसे गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। तो देखिए जैसे 105 यहाँ पे दिया है ना, तो सबसे पहले इसका आपको एक अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इसको बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड पहले आप जो दिया रहेगा उसका आप अभाज्य गुणनखंड ऐसे आप निकाल लेंगे। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। कितना दिया है? 105। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए ऐसे बना लेंगे। अब ये देखेंगे किससे कैंसिल हो रहा है। तो 2 से तो नहीं होगा, 3 से कैंसिल होगा। देखिए 3 से, 3 तरीके 9, यहाँ पे 3 5 15। अब किससे कैंसिल होगा? 5 से। तो यहाँ पे 5 7 35, फिर 7 से यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो जब हमने, ध्यान से समझिएगा, जब हमने यहाँ पे 105 का अभाज्य गुणनखंड किया तो अभाज्य गुणनखंड हमारा आया है 3 गुणे 5 गुणे 7। आया है कि नहीं? ये जो आया है इसी को गुणे के रूप में लिख लेंगे। इतना करने के बाद अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। हाँ सर कर लेंगे। यहाँ पे इतना लिख लेंगे। हाँ सर लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसकी पावर आप अपने मन से, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं, लिख लेंगे। पहले अभाज्य गुणनखंड किए, इसके बाद ऐसे आपने लिख लिया। फिर दूसरे स्टेप में आपको क्या ध्यान देना है? तो जो इसकी घात होती है, जो ये घात होती है उसमें अपने मन से 1 जोड़ लीजिएगा। क्या जोड़ लीजिएगा? 1 जोड़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे 1 है तो इसमें भी 1 जोड़ लीजिए। यहाँ पे 1 है, इसमें भी 1 जोड़ लीजिए। यहाँ पे 1 है, इसमें भी 1 जोड़ लीजिए। अपने मन से 1 जोड़ लीजिएगा। जोड़ लेंगे? हाँ सर। जैसे अगर यहाँ पे 2 रहता तो 2 प्लस 1 लिखते। अगर यहाँ पे 4 रहता तो 4 प्लस 1 लिखते। 1 जोड़ना है, जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद सबके बीच में अपने मन से गुणा लगा दीजिएगा। क्या लगा देंगे? गुणा, मल्टीप्लाई का साइन। यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ 1 और 1 2 हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4 दूना 8, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 8 हो जाएगी। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। गलत नहीं होना चाहिए। अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो गलत आपका नहीं होना चाहिए। फिर से समझिए, पहले हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड ऐसे। इसके बाद इसको हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। लिखने के बाद जो इसकी घात होती है उसमें आप एक एक जोड़ लेंगे। एक एक जोड़ लिए सर? हाँ। जोड़ने के बाद आप जो है गुणा कर लेंगे। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि क्या सर हर बार एक जोड़ेंगे? हाँ, प्रत्येक बार एक जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसकी घात में जोड़िएगा, यहाँ पे जोड़िएगा। ठीक है? चलिए समझने के लिए डायरेक्ट मैं यही बता दे रहा हूँ। आप यहाँ एक जोड़ लीजिए, यहीं पे एक जोड़ लीजिए और यहीं पे एक जोड़ लीजिए और यहीं पे तीनों का आपस में आप गुणा कर लेंगे। तब भी आपका आंसर 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा। समझ गए? हाँ सर समझ गए। गलत नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है कि समय और ट्रेन से एक प्रश्न फिक्स है, हर बार सीटेट का फेवरेट है। मैं इस तरह का प्रश्न आपको कराया हूं। इसमें जो गलती होने की पॉसिबिलिटी होती है मैं आपको बता दूं। 2 चीजें आप ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न गलत नहीं होगा। क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले जो ट्रेन का समय होता है पूरा 24 घंटे का होता है। ठीक है? 24 घंटे का समय होता है। जैसी उसकी जो क्लॉक होती है रेलगाड़ी की, जो टाइमिंग होती है जो है वो 24 घंटे की होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे हम लोगों की घड़ी में 12 तक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। 12 के बाद 13 14 15 बजता है, 16 17 18 19 20 21 22 24 बजता है, तब उसके बाद एक स्टार्टिंग होती है। ठीक है? और दूसरी चीज है इसमें आप महीनों को याद रखिएगा, कौन सा महीना 30 का है, कौन सा महीना 31 का है। जैसे यहाँ पे अगस्त महीने की बात किया है तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न को मैंने कराया, बस मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा और इस तरह के प्रश्न मैं अपने हर क्लास में, अभी मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज ला रहा हूँ जो सीटेट एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो एकदम ऐसे ही प्रश्न आपको कराना है जैसे सीटेट एग्जाम में आते हैं। तो क्लास आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी आपको क्लास मिलती है आप देख लिया करिए। ठीक है? चलिए यहाँ पे देखिएगा, पैटर्न पे एक क्वेश्चन आपका आता है, इससे भी एक क्वेश्चन फिक्स है। क्या पूछता है ध्यान से देख लीजिएगा। संख्याओं की एक सीरीज दी जाती है। जैसे यहाँ पे 1 3 6 10, अभी 2024 का पेपर उठा करके देखेंगे तो एक प्रश्न आया हुआ है। अभी मैं 2024 का पेपर अभी कराया हूँ, उसमें देखिए एक प्रश्न आया है कि नहीं आया है। और आप
खुद देखिए ना 2024 के पेपर में ये भी एक प्रश्न आया है, ट्रेन से भी आया है, समय और ट्रेन से आया है, ये भी एक प्रश्न आया है। तो हर प्रश्न ये ऐसे है ना, सीटेट के फेवरेट प्रश्न है, हर बार एग्जाम में आते हैं। इस तरह के प्रश्नों का आपको अभ्यास करना होगा। यहाँ पे देखिएगा जो ये प्रश्न पूछा गया सीरीज से, और कह रहे हैं यहाँ पे अगला पद बहुत आसान होता है। देखिए रीजनिंग आप पढ़े होंगे, यहाँ पे देखिए एक के बाद कितना है, 3 है तो +2 किया है। यहाँ पे देखिए 3 के बाद 6 है तो यहाँ +3 किया है। यहाँ 4 कर दिया, +4 जोड़ा है तब 10 हुआ है। अब क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, इसमें ऐड किया, 5 ऐड कर देंगे, 5, तो हमारा 15 हो जाएगा। तो ये ऐसे ही पूछा जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन आकृतियों और क्षेत्रफल से। ये भी बड़ा ही फेवरेट है, बहुत ही फेवरेट है सेटेट का। क्या पूछा जाता है, आयत से और वर्ग से, इन दोनों के बारे में आप जान लीजिए। खैर मैं यहीं पे नोट कर दे रहा हूँ, जो आयत होता है इसके बारे में आप जान लीजिए। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और इसका जो परिमाप होता है, परिमाप का जो फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, और जो इसका क्षेत्रफल होता है वो L इंटू बी होता है। ये दो चीजें आप जानते रहिए आयत के बारे में। वर्ग के बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होती है, और वर्ग का जो परिमाप होता है, परिमाप ये होता है 4 इंटू भुजा, साइड्स। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल होता है ये होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब जो है साइड्स का स्क्वायर होता है। बस अगर ये दो चीजें जानते हैं आप, तो आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, इस पे हर बार क्वेश्चन आते हैं आयत और वर्ग से रिलेटेड, तो इनके क्षेत्रफलों की तुलना करके सवाल पूछा जाता है। तो थोड़ा सा अभी मैं इससे पहले वाली क्लास में इस तरह के प्रश्न कराया हूँ आपको। यहाँ पे चलते हैं। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री TLEM से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कभी आपको अबेकस पूछा जाता है तो आपको समझ में नहीं आता है, जियो बोर्ड क्या होता है, ग्राफ पेपर क्या होता है, डॉट पेपर क्या होता है, इसको भी हम समझाते रहे यहाँ पे। ठीक है, हाँ चलिए देखिए यहाँ पे जो ये चीज यहाँ पे दी हुई है, इसको आपको समझना होगा ये है क्या। एक बार समझ लेंगे ना तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अबेकस क्या होता है। अबेकस, अबेकस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, स्थानीय मान और गणना। ध्यान से सुनिएगा, स्थानीय मान और गणना सिखाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को, नन्हे मुन्ने बालकों को स्थानीय मान और गणना सिखाने के लिए जो है अबेकस का प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार की शिक्षण सामग्री होती है। ठीक है, क्या होती है, एक प्रकार की शिक्षण सामग्री, एक प्रकार का मटेरियल होता है, जिसके माध्यम से बच्चे बड़ी आसानी से स्थानीय मान और गणना। आप कहेंगे सर हम लोगों को क्या याद करना है, हम लोगों को यही याद करना है कि अबेकस का प्रयोग जो है स्थानीय मान और गणना मतलब गिनती सिखाने के लिए, गिनती सिखाने के लिए किया जाता है। जियो बोर्ड क्या होता है सर, जियो बोर्ड का प्रयोग, तो ध्यान से सुनिएगा, जियो बोर्ड का प्रयोग जो है 2D आकृतियों को, 2D आकृतियों को बच्चों को सिखाने के लिए जियो बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। जिससे वर्ग सिखाना है, 2D है, आयत है आपका की पहचान के लिए। जैसे वर्ग और आयत की पहचान, ये 2D आकृतियां होती हैं, 2 डायमेंशनल होती हैं। अगर इनकी पहचान बच्चों को सिखानी है तो आप जियो बोर्ड के माध्यम से बड़ी आसानी से, यह प्रकार का सामग्री होता है, मटेरियल होता है। ठीक है, चलिए, तो जियो बोर्ड याद रखिएगा, 2D आकृतियां, अबेकस स्थानीय मान और गणना सिखाने के लिए। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए मेन मेन पॉइंट। ग्राफ पेपर का प्रयोग जो है दशमलव संख्याओं की तुलना, दशमलव संख्याओं की तुलना और गुणन सिखाने के लिए जो है सबसे अच्छा होता है ग्राफ पेपर। यानी ग्राफ पेपर के माध्यम से बच्चों को जो है दशमलव संख्याओं की तुलना और गुणन सिखाने के लिए इसका सबसे अच्छा होता है। और डॉट पेपर आपका जानते रहिए, सिमेट्री सिखाने के लिए और परावर्तन, रिफ्लेक्शन समझाने के लिए। यानी डॉट पेपर का प्रयोग जो है कि परावर्तन, यानी कि परावर्तन नहीं जानते आप लोग, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन रूल जानते हैं कि नहीं, पढ़े होंगे आप लोग साइंस में। तो सममिति और परावर्तन, रिफ्लेक्शन को समझाने के लिए डॉट पेपर। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, स्थानीय मान गणना और गिनती सिखाने के लिए बच्चों को अबेकस। ठीक है, उसके बाद 2D आकृतियों को जैसे वर्ग आयत की पहचान के लिए आप कहेंगे सर जियो बोर्ड। दशमलव संख्याओं की तुलना करने के लिए या उसको सिखाने का जो सबसे अच्छा तरीका ग्राफ पेपर है। उसके बाद डॉट पेपर सममित और परावर्तन, रिफ्लेक्शन समझाने के लिए। तो ये आपके जो है कि शिक्षण सामग्री है, TLEM है, जिसके माध्यम से बच्चा बड़ी ही रुचि और आनंद पूर्वक जो है चीजों को सीखता है, जिससे बच्चों को आनंद भी आता है। इसीलिए शिक्षण सामग्रियां बनाई गई हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और हम आपको बता दें, अगर हमारे इस चैनल से विवलिस कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल से सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए। हम आपके लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट्स लाते रहते हैं। और हम आपको बता दें, ये जो चीजें मैंने आज इस क्लास में आपको कराई है,
आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए जो मैंने बताया स्थानीय मान और अंकित मान का प्रश्न एक एग्जाम में आपके आ सकता है, आएगा, क्योंकि हर बार एग्जाम में आया है। गुणनखंडों की संख्या से एक प्रश्न, समय और ट्रेन से 3 प्रश्न यहाँ से आपके। इसके बाद आप यहाँ देखिएगा पैटर्न आकृतियों से एक-एक प्रश्न आपके। उसके बाद महत्वपूर्ण शिक्षा सामग्री, इनमें से किसी न किसी को देता ही है वो ऑप्शन में। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे एनसीएफ 2005 का मतलब क्या है? गणितीयकरण। इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों को सवाल रटाना नहीं है, सवाल सिर्फ हल कराना नहीं है। मैथमेटिशियन मतलब जो है कि उनके अंदर गणितीयकरण की क्षमता विकसित करना है। इसके बाद जो है डिन्स ब्लॉक क्या है? डिन्स ब्लॉक के माध्यम से स्थानीय मान जोड़ घटाना सिखाने के लिए होता है डिन्स ब्लॉक। इसके बाद जो है वैन हीली ने क्या बताया कि बच्चा केवल देखने के आधार पे, वस्तुओं को देखने के आधार पे पहचान जाता है, उसके गुण को नहीं जानता, उसकी क्वालिटी को नहीं जानता है। ये स्तर 0 के अंतर्गत आता है। ठीक है? चलिए, इसके बाद पेडागोगी में इन तीनों मैंने मनोवैज्ञानिकों को आपने पढ़ा होगा, ठीक है? पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब सबके बारे में हमने बता दिया आपको है और इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो है कि हिंदी पेडागोगी के जो वर्ड्स हैं उसको लेकर के आएँगे और कौन-कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।